अगर आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 भूगोल विषय के विद्यार्थी हैं तो आज का वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम जो भूगोल विषय की जो आपकी एग्जाम्स जो 4 अप्रैल को आयोजित की गई थी उस पेपर को हम फुल सॉल्यूशन करेंगे। यानी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इस वीडियो के बाद आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर्स आ सकते हैं और उन नंबर का मूल्यांकन करके आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। इससे पहले आप सबसे बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक पहुँचाएँ ताकि उनको भी इसकी जानकारी हो सके और वो भी अपना मूल्यांकन कर सकें। इस वीडियो में मैं बिल्कुल भी आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, फटाफट से मैं प्रश्नों के आंसर जैसे खंड हम अ पर आ चुके हैं और क्वेश्चन संख्या पहला है अबसद वाला की ग्रामीण बस्तियों में वर्ताकार प्रतिरूप पाया जाता। तो पहले का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या स, झीलों व तालाबों के चारों तरफ। ठीक है ना, तो ये इसमें था। अगला है वो क्वेश्चन संख्या 2 आ चुका है, मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है। तो इसका भी ऑप्शन संख्या स होगा 50 लाख से अधिक। क्वेश्चन संख्या 3 हमारे सामने आ चुका है कि नवनिश्चयवाद की संकल्पना सबसे पहले किसने दी थी। तो इसका सही होगा अ, ग्रिफिथ टेलर ने। अगला क्वेश्चन है चौथा, प्रवास अपकृष का कारक है। तो इस चौथे का ऑप्शन संख्या सही क्या होगा, प्रवास अपकृष का कारक यहाँ पर पूछा। तो इसका द होगा काम के बेहतर अवसर। तो इस तरीके से इन सबके आंसर आपको टिक करने हैं। क्वेश्चन संख्या जो 5 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन संख्या 5 है, सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है। तो ऑप्शन संख्या वो होगा सीमा सड़क संगठन। अगला क्वेश्चन संख्या 6 देखेंगे, ये थोड़ा क्लियर नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप समझ जाना। इसमें क्वेश्चन संख्या 6 है, ज्ञान आधारित उद्योग है। तो इसका ऑप्शन अ सही होगा सॉफ्टवेयर उद्योग। अगला जो हम क्वेश्चन देखेंगे 7वां कि निम्नलिखित में से लौह उद्योग के प्रकार, लौह अयस्क के प्रकार है सॉरी। तो इसमें जो ऑप्शन संख्या स हेमेटाइट होगा। अगला जो क्वेश्चन संख्या आपके 8वां है कि खरीफ की फसल है। तो आपको पता है चना, सरसों और गेहूं ये रबी की है, जबकि चावल क्या है, खरीफ की फसल। तो ऑप्शन संख्या द इसका राइट होगा। अब अबसद वाला लास्ट क्वेश्चन है 9वां कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा। तो बिहार। बिहार का कितना 1102 है। अब हम क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ आ चुके हैं, यानी रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन क्यों हम करेंगे। तो इसमें पहला है कि विश्व में उच्चतम लिंगानुपात वाला देश इसमें पूछा है। तो वो उच्चतम लिंगानुपात वाला देश कौन सा है, लेटिविया। यहाँ आपको लिखना है लेटिविया। अगला है क्वेश्चन, ब्राजील में रिक्त स्थान बागानों को फेजेंडा कहा जाता। तो ये कौन से बागान है, ये कॉफ़ी के बागान है। अगला है तीसरा, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब होती है। तो इसका होता है 1911 ईस्वी के अंदर। इसी का ये चौथा क्वेश्चन है, जल संभर प्रबंधन के लिए अरवारी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान के रिक्त स्थान जिले में चलाया गया। तो ये है अलवर जिले के अंदर। और अब हम पहुंच चुके क्वेश्चन संख्या 3 पर, जो अति लघुत्रात्मक टाइप की क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है संचार के व्यक्तिगत साधनों के 2 उदाहरण। तो खूब सारे इसमें साधन है, जैसे आप इसमें लिख सकते हो पत्र है, टेलीफोन है, इसके अलावा तार है, फैक्स है, इंटरनेट है। इनमें से कोई आपको 2 लिखना। अगला क्वेश्चन है फुटकर व्यापार किसे कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना है कि वो व्यापारी क्रियाकलाप जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित होते हैं उन्हें फुटकर व्यापार कहते हैं। अगला हम देखेंगे तीसरे का तीसरा, स्थिर जनसंख्या से आप क्या समझते हैं। तो जब जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान होती है तो जनसंख्या स्थिर होती है। हम कह सकते हैं निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर को हम क्या कहते हैं, स्थिर जनसंख्या के नाम से जानते हैं। अगला हम इसका चौथा देखेंगे कि आप लंबी दूरी तक तरल और गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए कौन सी प्रणाली का सुझाव देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइपलाइन प्रणाली, परिवहन जो प्रणाली है उसका हम क्या करेंगे, सुधार देंगे। क्योंकि उसका सुझाव देंगे क्योंकि पाइपलाइन प्रणाली द्वारा ही लंबी दूरी तक तरल और गैसीय पदार्थों को भेजा जाता है और वर्तमान में तेल और गैस का परिवहन पाइपलाइन प्रणाली के द्वारा ही होता है। अब हम आ चुके हैं खंड ब की तरफ। तो खंड ब के अंदर आपका क्वेश्चन आ चुका है, चौथा क्वेश्चन है आपके सामने। चौथा क्वेश्चन के अंदर है कि ऊर्जा के समाप्य स्रोतों को बचाने के लिए किन नवीनीकरण योग्य स्रोतों का सुझाव दीजिए। किन्हीं 2 ऊर्जा स्रोतों का नाम देना है। तो आपको इसमें से जैसे कोई भी लिख सकते हो, जैसे आप सौर ऊर्जा इसमें लिख सकते हो, पवन ऊर्जा लिख सकते हो, है ना, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। इसके अलावा आप जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ऐसे इसमें से कोई भी 2 का आपको इसमें नाम लिखना था। अगला है भारत में खनन नगर के 2 उदाहरण देने। तो खूब सारे आप जैसे इसमें लिख सकते थे, रानीगंज है, बोकारो है ना।
झरिया है, इसके अलावा सिंगरौली है, अंकलेश्वर है। तो खूब में से आपको 2 का उदाहरण देना था। अगला जो क्वेश्चन संख्या है वो छठा है। क्वेश्चन संख्या 6 है कि प्रवास के कोई 2 आर्थिक परिणाम आपको बताने। तो प्रवास के खूब सारे परिणाम है, जैसे हुंडी के रूप में धन की प्राप्ति होती है। इस तरीके से आप लिखिए, या ऐसे लिख सकते हो, प्रवासियों द्वारा भेजी जाने वाली हुंडी से वो अपने खर्चे लगाता तथा अपनी दैनिक जरूरतों की क्या करता है, पूर्ति करता है। दूसरा आप लिख सकते हो, जो प्रवासी जो पैसा भेजते हैं उससे उस देश की आर्थिक स्थिति क्या होती है, मजबूत होती है। यानी इसके जो सकारात्मक और नकारात्मक 2 प्रकार के परिणाम है, लेकिन यहाँ किसी का नहीं पूछा, न तो सकारात्मक का न नकारात्मक। आप दोनों में से किसी का भी आप लिख सकते हो। जैसे और भी होता है, गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव भी होता है, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विकास में भी सहायता मिलती है। तो खूब सारे कारण है जिनमें से आप 2 लिखना है। अगला जो क्वेश्चन संख्या 7 है वो कि आप कृषि योग्य भूमि के निम्नीकरण के लिए किन कारकों को उत्तरदायी मानते हैं, और किन्हीं 2 कारकों को आपको क्या करना है, इसमें नाम लिखना है। तो इसमें से खूब सारे जैसे आप लिख सकते हो, बाढ़ है, लवणता है ना, इसके अलावा मृदाक्षरण है। इस तरीके से आप 2 कारण लिखना है। 8वां क्वेश्चन है ग्रामीण बस्तियों के किन्हीं 2 प्रकारों का क्या करना है, उल्लेख करना। तो इसमें खूब सारे जैसे आप इसमें सहत लिख सकते हो, गुचित लिख सकते हो, संकुचित लिख सकते हो। दूसरा अगर आप लिखना चाहो तो अर्धगुंचित है ना। इसके अलावा पलीकृत है, एकांकी है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार है, उसमें से आपको सिर्फ 2 ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों को आपको क्या करना था, या नोट डाउन करना था। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 9वां की पर्यावरणीय निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। तो इसमें आपको लिखना था आदि मानव समाज और प्रकृति के बीच की जो संबंधों की, प्रकृति के बीच के संबंधों की जो अन्योन्य क्रिया को हम पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम से जानते। अगला हम देखते हैं कि 10वां पर्यटन विकास को प्रभावित करने वाले 2 कारक आपको यहाँ पर लिखने। जैसे आप लिख सकते हैं इसमें मांग है, परिवहन है। तो ये कुछ 2 कारक आप लिख सकते हैं जो क्या करते हैं, पर्यटन को प्रभावित करते हैं। अगला जो हम देखेंगे वो है क्वेश्चन संख्या 11 कि ग्रामीण बस्तियों की कोई 2 समस्याएं आपको लिखनी है। तो आप कई सारी समस्याएं जैसे आप लिख सकते हो, जल की आपूर्ति नहीं, पर्याप्त आपूर्ति नहीं होती है, शौचालय और कूड़ा कचरा निस्तारण की समस्या रहती है, साफ पानी नहीं मिलता जिससे हैजा प्लग जैसी बीमारियां होती है। ऐसी खूब सारी समस्याएं आप इसमें लिख सकते हो। 12वां आर्थिक भूगोल के किन्हीं 3 उप क्षेत्रों को आपको क्या करना है, नाम लिखना। तो खूब सारे जैसे क्षेत्र इसमें आप जैसे ये संसाधन भूगोल आप लिख सकते हो, आप कृषि भूगोल लिख सकते हो, इसके अलावा आप उद्योग भूगोल लिख सकते हो, विपणन भूगोल लिख सकते हो, पर्यटन भूगोल। इनमें से कोई में से आपको 3 लिखना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 13। बहुत ही इजी पेपर आया था भूगोल का। महास्रोतन को स्पष्ट कीजिए, इन्हें आउटसोर्सिंग क्या है उसको आपको लिखना है। तो इसको आपको कैसे लिखना है कि दक्षता को सुधारने एवं लागत को घटाने के लिए किसी बाहरी एजेंसी को काम सौंपना या काम ठेके पर देना को क्या कहते हैं, महास्रोतन के नाम से या आउटसोर्सिंग के नाम से जानते हैं। जैसे अमेरिका की खूब सारी IT कंपनियां हैं जो वहाँ अमेरिका के अंदर क्या है, लागत ज़्यादा है, वहाँ के जो लोग काम पर रखे जाते हैं उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, इसलिए वो भारत जैसे देशों के अंदर जहाँ उनको कम खर्च आता तो ऐसे देशों के अंदर वो क्या करती है, आउटसोर्सिंग पर उनको काम यानी ठेके पर उन एजेंसियों को काम क्या कर देती है, दे देती है। भारत के अंदर जैसे एमडॉक्स वगैरह जो कंपनियां होती है, TCS वगैरह, तो ये बहुत सारी कंपनियां जो भारत के अंदर क्या करती है, ऐसे आउटसोर्सिंग का कार्य करती है। अगला है सनगर से आप क्या समझते, सन नगर कह सकते हो, इससे आप क्या सकते। तो सन नगर जो शब्द है वो 1915 ईस्वी के अंदर जो पैट्रिक गिडीज है उन्होंने दिया था। अब ये क्या है, सन नगर विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं जो अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से विशाल नगरीय क्षेत्र बन जाते हैं, इनको ही हम सन नगर के नाम से जानते हैं। ऐसा आपको लिखना है। इसमें सीमांत श्रमिक और मुख्य श्रमिक में आपको अंतर लिखना है। तो इसमें आपको लिखना है कि सीमांत श्रमिक वह होता है जो 183 दिन या आप लिख सकते थे 6 महीने से कम काम करता है वर्ष भर में, जबकि मुख्य श्रमिक वो है जो वर्ष भर के अंदर 183 दिन से ज़्यादा वो क्या करता है, काम करता है। ठीक है ना, तो ये कुछ दोनों के बीच में अंतर था। अगला हम देखो खंड संख्या 6 आ चुके हैं जिसमें क्वेश्चन संख्या है 16। ये अथवा वाले प्रश्न हैं जिसमें है कि भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2022 के किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखना है या वर्षा जल संग्रहण के 3 लाभ लिखना है। तो पहले का जैसे मैं आपको बताऊं इसमें लाभ लिखना है तो आप लिख सकते हो सिंचाई व पेयजल सुविधाओं की उपलब्धता होती है, पेयजल को उपलब्ध करवाना पहली प्राथमिकता है, भूमि जल के शोषण को नियंत्रित एवं सीमित करने के उपाय होने चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। इस तरीके से आप 3 उपाय लिख सकते हैं।
अगर आप वर्षा जल वाला करते तो इसमें लिख सकते थे पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाता है, यानी भूमिगत जल स्तर को कम होने से रोकता है, फ्लोराइड नाइट्रेट जैसे संदूकों को कम करता है, भूमिगत जल की गुणवत्ता को बढ़ाता है, बाढ़ को रोकना, भूमि अपरदन को कम करना। ऐसे खूब सारे कारण हैं जिसमें से आपको 3 लाभ इसमें लिखने हैं। अगला है जैसे क्वेश्चन संख्या 17, कच्चे माल आधारित किन्हीं 3 उद्योगों को लिखना है, या फिर विनिर्माण किसे कहते हैं, और आकार पर आधारित किन्हीं 2 उद्योगों की आपको व्याख्या करनी। तो ठीक है ना, तो इसमें से कच्चे माल पर आधारित जैसे 3 उद्योग में से खूब सारे, जैसे आप लिख सकते हो कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग है। तो इनमें से किन्हीं 3 उद्योगों का आपको इसमें वर्णन करता है। जैसे विनिर्माण के अंदर कच्चे माल से अन्य जो क्या करते हैं उत्पाद बनाना है ना, अन्य आवश्यक उत्पाद बनाना क्या कहता है, विनिर्माण कहलाता है। इसमें से भी 2 उद्योगों का वर्णन तो खूब सारे इसमें भी विनिर्माण के उद्योग, जैसे कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, तो इनमें से आपका 2 का वर्णन करना है। अगला जैसे क्वेश्चन संख्या जो 18 है वो है कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन से समझाना, या ये लिखिए या जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 आर्थिक कारकों के दोनों में से कोई आपको एक करना। तो जनसंख्या परिवर्तन के ये 3 घटक होते हैं, जैसे आपको जन्म, मृत्यु और प्रवास, उनका आपको इसमें वर्णन करना, उनको समझाना है। फिर इसके अथवा में जैसे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 आर्थिक कारण, तो इसमें जैसे आप लिख सकते हो खनिज कारण, नगरीकरण के कारण है, औद्योगिकरण के कारण, तो ऐसे खूब सारे कारण इसमें आप लिख सकते हो। फिर आगे आएगा खंड संख्या 2 जो बड़े निबंधात्मक प्रश्न है। इसके अंदर 19वें के अंदर आपको भारत में चीनी उद्योग की अवस्थिति यानी वह लोकेशन कहाँ पर है, और वितरण डिस्ट्रीब्यूशन यानी वो कहाँ कहाँ स्थित है, किस किस लोकेशन पर हैं, उनका आपको विस्तृत व्याख्या करनी है। ठीक है ना। और इसके अलावा जो आपके इसके अथवा के अंदर आया था कि भारत में उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों की आपको क्या करना, विवेचन करना। तो इन दोनों में से कोई भी एक आप कर सकते थे। फिर क्वेश्चन संख्या 20 है, गहन निर्वाह कृषि या विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की तुलनात्मक आपको विवेचना, या तो ये कीजिए या रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं, और रोपण कृषि की विशेषता या क्षेत्रों की आपको क्या करनी थी, विवेचना करनी थी। अलग अलग है, अलग अलग नंबर का डिवाइडेशन इसमें किया गया। जैसे इसमें रोपण कृषि से आप क्या समझते हो, वो 1 नंबर का, रोपण कृषि की विशेषता, इसमें 3 विशेषताएं आपको लिखनी है और क्षेत्रों की विवेचना करनी है। तो इस तरीके से इस रोपण कृषि विशेषताओं के 3 विशेषताएं प्रत्येक आधे नंबर की है, और 3 ही क्षेत्र बनाने हैं आपको, तो वो भी प्रत्येक आधे नंबर का। इस तरीके से 1.5 नंबर आपके हो जाएंगे। 3 नंबर के ये 1 नंबर का रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं। फिर आपके मानचित्र वाले प्रश्न आएंगे, जिसे बहुत ही अच्छा इसमें दिया, जैसे 3 स्थान खेतड़ी, उदयपुर और भीलवाड़ा, ये राजस्थान के सिंहभूम, ये एक अलग है जो झारखंड के अंदर अवस्थित है। तो इसके लिए मैं आपको क्या करता हूँ, मैप पर ले चलता हूँ। अगला जो अंतिम क्वेश्चन है 22वां, वो भी मैप से, वो विश्व के मैप से संबंधित, जिसमें डेयरी उद्योग जैसे न्यूजीलैंड है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप है, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। पहले हम वर्ल्ड मैप को देख लेते हैं और उसके बाद में मैं भारत के मैप के अंदर भी आपको स्थान भरवाऊंगा। जैसे वर्ल्ड मैप के अंदर आपके था न्यूजीलैंड, तो जो न्यूजीलैंड आप यहाँ पर देख सकते हो, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर करना पड़ेगा, तो वर्ल्ड मैप के अंदर हम देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका न्यूजीलैंड था। ठीक है, उसके बाद के अंदर इन्होंने पूछा है कि दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, तो ये वाला जो क्षेत्र देखो छायांकित किया हुआ है, तो ये है दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। फिर उत्तरी पश्चिमी यूरोप की बात पूछिए, तो ये वाला इलाका यहाँ से लगा करके ये जो क्षेत्र है ना, ये आपका उत्तरी पश्चिमी जो यूरोप है उसको आपको क्या करना था, छायांकित करना था। अगला है कनाडा, तो ये अमेरिका, अमेरिका से ऊपर ये वाला क्षेत्र ये आपका क्या था, कनाडा था। तो इस क्षेत्र को आपको क्या करना था, मैप के अंदर छायांकित करना था। अब हम भारत के मैप पर आ चुके हैं, और जो स्थान है तो खेतड़ी, आपको पता है खेतड़ी झुंझुनू के अंदर राजस्थान के अंदर, तो यहाँ पर आपको लिखना था खेतड़ी, ऐसे नाम भी लिखना था, उस विश्व वाले में भी लिखना, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। और उसके बाद में जैसे उदयपुर है, और फिर है आपके भीलवाड़ा, तो यहाँ पर नीचे की साइड में यहाँ पर आपको करना है उदयपुर, और उदयपुर से ही थोड़ा सा ऊपर की साइड में यहाँ पर आपको करना है भीलवाड़ा। ठीक है ना, ये खेतड़ी को थोड़ा सा आप ऊपर भी इधर कर सकते हो, ठीक है ना ये, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन का कुछ नहीं, आपको राजस्थान के अंदर इस तरीके से भरना था। ठीक है, अगला जो हमारा रह गया था, इसलिए मैं इसको साफ कर देता हूँ, वो था सिंहभूम झारखंड, तो ये वाला क्षेत्र बिहार और ये इधर उड़ीसा, और इसके बीच का ये क्षेत्र झारखंड। तो झारखंड के अंदर आप कहीं भी इसको लिख सकते थे सिंहभूम। तो कुल मिलाकर के ये आपका पूरा सॉल्यूशन था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और ऐसे ही मैं इतिहास विषय का भी आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। जैसे ही आप
के पास में पेपर आ जाए उसका फ़ोटो खींच करके आप तुरंत मुझे टेलीग्राम के माध्यम से भेज देना। धन्यवाद।